ओके, आज का बेटा आप लोगों का जो टॉपिक है वो है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसका ये यूनिट नंबर 4 का हमारा थर्ड लेक्चर है। सबसे पहले अब देखें टॉर्क क्या होता है। टॉर्क आप लोगों ने इसके अंदर देखा है, चैप्टर का नाम है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है, उसे सिंपली वर्ड्स में हम टॉर्क कहते हैं। जैसा कि अगर आप इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से लेना चाहें तो ये दरवाज़ा है, आप इस दरवाजे को खोलेंगे, बंद करेंगे। अब आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो ये एक ख़ास पॉइंट पे घूमता है। आप इसका जो हैंडल है, जो लॉक है, वो जब खोलते हैं, उसे वो हैंडल को पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं तो वो भी एक ख़ास पॉइंट पे रोटेट होता है। तो जिस पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपके पास, ये क्या है कि पुश या पुल, टर्न द डोर अबाउट इट्स हिंग, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब ये जो ओपन या क्लोज की जो हम फॉर्म पुश या पुल की यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली टर्निंग इफेक्ट है जो पैदा हो रहा है इसके अंदर। अब सबसे पहले आप देखें रिजिड बॉडी क्या होती है। Rigid body is composed of large number of small particles. The distance between all the pair of particles of the body do not change by applying the force. Then it is called a rigid body. यानी कि इसके अंदर दो एप्लीकेशंस हैं, या आप कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन के अंदर दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये है कि ये छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल से मिलकर बनती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी बॉडी हमारे पास क्या कहलाती है? रिजिड बॉडी कहलाती है। दूसरा जो पॉइंट है बेटा आपके पास वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? अब वो कहता है कि कंसीडर करें एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है एक लाइन पे। द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है? जैसा कि अगर आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लें, एक फुटबॉल ले लें, सॉलिड फुटबॉल ले लें, बुक ले लें, बुक को ही आप एग्जांपल कंसीडर करें। यहाँ पे आप बुक को देखें, ये एक छोटे छोटे पेजेस से मिलके बनी हुई है, बारीक बारीक पेजेस से मिलके, बहुत बड़ी बुक है। तो ये एक रिजिड बॉडी होगी, क्योंकि जब आप बुक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेट रखी बुक के ऊपर, तो उसके पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते, तो वो एक रिजिड बॉडी है। अब जब आप उस रिजिड बॉडी को किसी एक ख़ास एक्सिस पे घुमाते हैं तो उस एक्सिस का, उस बॉडी का हर पार्टिकल उस डायरेक्शन में घूम रहा होता है। ऐसे नहीं है कि बुक का सिर्फ ऊपर वाला पेज घूम रहा होगा, अंदर वाले पेजेस नहीं घूमेंगे, या दरमियान वाले पेज घूम रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले पेजेस नहीं घूमेंगे। किसी भी रिजिड बॉडी को जब आप रोटेट करते हैं तो उसके तमाम पार्टिकल्स उसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं जिस डायरेक्शन में आप उसे घुमा रहे होते हैं। तो जिस एक्सिस के अलोंग वो सारे पार्टिकल्स घूमते हैं, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन देखें। सबसे पहले क्या है? टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स। यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। इसकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। आप दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं, ये टॉर्क है। हैंडल को करते हैं, आप जो टैब है वाटर का, उसको जब आप खोलते बंद करते हैं, वो भी टॉर्क है। आप मोटर बाइक चलाते हैं, उसके हैंडल पे फोर्स लगाते हैं, वो भी टॉर्क है। गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो भी टॉर्क है। आप नट से, स्पैनर से चीज़ों को खोलते बंद करते हैं, वो भी टॉर्क है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए तो वो क्या होता है? हमारे पास टॉर्क होता है। ओके, अब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसकी डेफिनेशन देखें। द लाइन अलोंग विच अ फोर्स इज एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसके साथ डायग्राम बनी हुई है, आप वो देखें। एक ब्लू ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ उन्होंने आपको, उसका एक मोमेंट आर्म दिखाया हुआ है। जब उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ग्रीन कलर की एरो से शो किया जा रहा है, तो रोटेशन देखें उसके दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे पैदा हो रही है। अब जितना ये मोमेंट आर्म बेसिकली क्या होता है, आप इसकी एग्जांपल लें। आप एक स्पैनर पकड़ें, स्पैनर जो कि रेंच जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, आप उस रेंच से किसी नट को खोलने की कोशिश करें। आपने स्पैनर को देखें, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, स्पैनर जहाँ पे नट हमने फंसाया हुआ वो अगला हिस्सा है, और जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पिछला हिस्सा है। अब याद रखिएगा बेटा, स्पैनर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी
उतना ईजीली उस नट को खोलना आसान होगा। जितनी उसकी लेंथ कम होगी उतनी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसकी एक और एग्जांपल ले लें, आप दरवाज़ा खोलते हैं, आप दरवाजे को पकड़ते हैं उसके हैंडल से, वहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं और वो जो उसका फिक्स पॉइंट है वो दीवार के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर आप उस हैंडल की बजाय उसकी दीवार की तरफ होते जाएँ, दरवाजे को दीवार की तरफ करते जाएँ, यानी कि अब आप दरवाजे को उसके सेंटर में हाथ रख के खोलने की कोशिश करें, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आप अपने हाथ को थोड़ा सा और उस नट बोल्ट जहाँ पे दरवाज़ा जुड़ा हुआ है दीवार से, उसके नज़दीक ले जाएं अपने हाथ को मज़ीद। अब दरवाजे को खोलने की कोशिश करें, अब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आप अगर अपने हाथ को ठीक उस पॉइंट पे रखें जहाँ पे वो दरवाज़ा दीवार के साथ जुड़ा हुआ है, अब आप उस पॉइंट से दरवाजे को खोलने की कोशिश करें, हो सकता है दरवाज़ा आपसे खुले ही ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा लॉक नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा, जहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे घूम रहा है, इन दोनों के जो दरमियान लेंथ है ना, इसे हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म कहते हैं। डायग्राम में देखें, जहाँ पे उन्होंने नट बनाया हुआ है और जहाँ पे वो फोर्स का एरो दे रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है ये क्या है? मोमेंट आर्म है। और ये मोमेंट आर्म जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। आप जो पेचकस होता है, सिंपल सा पेचकस, आप जब किसी भी पेच को हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं कितनी ज़ोर लगता है और दर्द भी होता है, और उसी पेचकस को जब आप किसी बड़े पेचकस से या किसी स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करते हैं, वो हल्की से आप फोर्स लगाते हैं, खुल जाता है। आमतौर पर जो टेबल्स वगैरह के बुक नट होते हैं, चेयर्स वगैरह के, आप हाथ से खोले नहीं खुलेंगे, लेकिन आप उसी स्क्रू ड्राइवर से हल्के से फोर्स देंगे, खुल जाते हैं। वजह क्या है? लेंथ ऑफ द स्पैनर या लेंथ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। तो वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम फोर्स लगती है। अब अगर हम इसकी बात करें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की, तो जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो जिस लाइन पे वो फोर्स लग रही है उस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। उसके बाद आप आ जाए मोमेंट आर्म पे। इसके ये मोमेंटम की डेफिनेशन है टॉर्क की, जिसे हमने कहा था कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी कहते हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें लास्ट 3 लाइन्स में। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स या टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म लेंथ एल। यानी कि जो टॉर्क है ये प्रोडक्ट होता है फोर्स का और उस लेंथ का, जितनी लेंथ के ऊपर आप उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे स्पैनर की एग्जांपल दी, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, उतना टॉर्क भी ज़्यादा होगा, उतना आप उस चीज़ को ज़्यादा घुमा सकते हैं आसानी से। और जितनी आप उसकी लेंथ कम करेंगे उतना वो उसका मोमेंट आर्म कम होगा, उतना आप उसको मुश्किल से घुमा पाएंगे। तो क्लियर है? फॉर्मूला बेटा इसका बनता है टी, ये टॉर्क को टा पढ़ते हैं, ये जो टी छोटा सा बना हुआ है, और फॉर्मूला टा इज इक्वल टू एफ इंटू एल। और अगले पेज पे इसकी आप देखें, यूनिट आपको दिया हुआ है इसका न्यूटन मीटर। और ये न्यूटन मीटर कैसे आया है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर। ओके बेटा।